जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, कल से सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें देखा जा रहा है कि भारत का स्वदेशी फाइटर जेट तेजस, उसके नीचे कुछ तेल टपक रहा है और जो टेक्नीशियन है वो उसे सोखने के लिए कागज का थैला उस पर लगा रहे हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा था कि तेल लीक हो रहा है, लेकिन हकीकत में आपको बता दूं कि ये तेल यानी कि ईंधन लीकेज नहीं था, बल्कि एक साधारण पानी था। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि पानी आया कहां से। दरअसल दोस्तों, आधुनिक फाइटर जेट्स में एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम यानी कि ईसीएस होता है। ये सिस्टम पायलट के केबिन को ठंडा रखता है। अमूमन गाड़ी में भी जब आप एसी चलाते हो तो इस तरीके का पानी आपने टपकता हुआ देखा होगा, और इस तरीके के एक्स्ट्रा पानी को विमान के नीचे लगी एक नली से बाहर निकाल दिया जाता है। अब जैसा दुबई का मौसम है, गर्म और नम मौसम, यहाँ पर पानी ज्यादा बनता है और टपकता दिखाई देता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर तेल भी होता तो वहां पर जो टेक्नीशियन थे वो आसानी से आग पकड़ने वाले कागज के थैले का इस्तेमाल नहीं करते, बाकायदा एक स्पेशल ऑयल सोखने वाले मटेरियल का इस्तेमाल करते। इस घटना के बाद दोस्तों, तेजस ने अपनी उड़ान बिना दिक्कत के पूरी की है। और यहाँ पर दोस्तों, ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से फैलाया गया था। अब मैं आपको पाकिस्तान की बात बताता हूँ। इन लोगों ने भारत के तेजस का बहुत मजाक उड़ाया। असल में दोस्तों, सेम चीज पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट के सामने भी आई। बिल्कुल वैसे नजारा, यानी कि पानी टपकता हुआ दिखा गया और उसके नीचे एक डिप ट्रे लगी हुई थी। अब मजाक उन पर बन रहा है जिस चीज का उन्होंने भारत के लिए मजाक बनाया था। अब वही चीज उनके एयरक्राफ्ट के साथ हुई, और वो जो ट्रोलर्स थे दोस्तों, प्रोपेगेंडा फैलाने वाले, वो अब चुप बैठे हुए हैं। उनको अब सांप सूंघ गया है। तो आप समझिए दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दोहरी मानसिकता वाले होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक बड़ी खबर भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 फाइटर जेट को लेकर आ रही है। दरअसल इस फाइटर जेट को अब नई ताकतवर टेक्नोलॉजी से अपग्रेड किया जा रहा है। पहली बार मिराज 2000 एयरक्राफ्ट के ऊपर एक नया एंटीना लगा हुआ देखा गया है। ये एक सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो का एंटीना है और ये काफी जरूरी माना जाता है, क्योंकि ये एक सुपर कम्युनिकेशन सिस्टम की तरह होता है जो कि पायलट को और भी सुरक्षित और साफ कम्युनिकेशन करने की क्षमता देता है, दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक हैकिंग या जैमिंग से बचाता है। इससे मिराज एयरक्राफ्ट राफेल और Su-30 MKI जैसे दूसरे एयरक्राफ्ट के साथ बेहतर तालमेल बना सकता है, और इवन ये तेजी से डेटा, वीडियो और जरूरी जानकारी भेज सकता है। दरअसल दोस्तों, 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद सीखे गए सबक का ये नतीजा है, जहां सुरक्षित कम्युनिकेशन बहुत जरूरी साबित हुआ था। इस अपग्रेड से हमारा पुराना और भरोसेमंद मिराज 2000 फाइटर जेट अब और भी ज्यादा घातक और मॉडर्न बन गया। ये अपडेट दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की लड़ाकू ताकत को कई गुना बढ़ा देगा और हमें दुश्मनों पर टेक्नो एज देगा। वहीं दोस्तों, DRDO के AIP सिस्टम को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। और ये AIP सिस्टम दोस्तों, आप सब जानते हैं कि इसके जरिए हमारी पनडुब्बियां हफ्तों तक पानी के अंदर छिपी रह सकती हैं। और DRDO ने दोस्तों, और DRDO ने इस टेक्नोलॉजी को खुद से डेवलप किया। अब इस AIP को लेकर जो अपडेट आया है वो है स्केलेबल का, जिसका मतलब साफ है कि इस स्केलेबल AIP को बड़ी पनडुब्बियों के लिए भी तैयार किया जा सकता है। पहले ये कलवरी क्लास की छोटी पनडुब्बियों के लिए बनी थी, लेकिन अब भारत की बड़ी पनडुब्बियों के लिए इसे डेवलप किया जा रहा है। वहीं दोस्तों, AMC फाइटर जेट का प्रोडक्शन कहां होगा, इसे लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। दरअसल यहां पर एक कंपटीशन भी देखा जा रहा है, और आप सब जानते हैं कि AMC को प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां मिलकर तैयार करेंगी। यहां पर दोस्तों, भारत के 3 शहर मुख्य दावेदार माने जा रहे हैं, जैसे कि बैंगलोर, कर्नाटक, जो कि भारत की एरोस्पेस राजधानी मानी जाती है, और यहाँ पर ऑलरेडी DRDO और HAL का हेडक्वार्टर भी है। पहला प्रोटोटाइप दोस्तों यहीं से बनकर तैयार होगा। दूसरा शहर है नासिक, महाराष्ट्र का, जहाँ HAL की पहले से ही तेजस जेट बनाने की फैक्ट्री है, और यहाँ पर मौजूदा फैक्ट्री और इंजीनियरों की टीम से समय की बचत होगी। और तीसरी जगह है दोस्तों हैदराबाद, तेलंगाना, जहाँ टाटा की बड़ी एरोस्पेस फैक्ट्री और नई एरोस्पेस पार्क परियोजना है, और यहाँ पर राज्य सरकार जमीन और टैक्स में छूट जैसे बड़े लाभ दे रही है। अब दोस्तों, यहाँ पर सरकार की कोशिश ये होगी कि बैंगलोर और नासिक की मौजूदा फैसिलिटीज का इस्तेमाल किया जाए ताकि टाइम बच सके। हालांकि 5वीं पीढ़ी की टेक्नोलॉजी के लिए दोस्तों नई फैक्ट्री बनाना भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसके लिए फाइनल फैसला 2026 में होने वाली CCS की मीटिंग के बाद साफ हो पाएगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक फैक्ट्री की जगह का फैसला नहीं है, बल्कि ये भारत के डिफेंस इंडस्ट्री का भविष्य भी तय करेगा। वहीं दोस्तों, Su-75 चेकमेट को लेकर भी एक बड़ी अपडेट आई है। दुबई एयर शो में इसे प्रदर्शित किया गया है। इसका भी एक स्केल मॉडल वहां पर दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट बंद नहीं बल्कि एक्टिव है। बाकायदा इसमें बड़े बदलाव भी देखे जा सकते हैं। रशिया ने जो इसका स्केल मॉडल प्रदर्शित किया, उसमें इसका नया डिजाइन देखा जा रहा है, और ये डिजाइन ऐसा है जिससे कि रडार पर ये और कम दिखाई देगा। और Su-75 को लेकर एक और बड़ी अपडेट ये है कि इसके 3 वेरिएंट आएंगे। पहला सिंगल सीट वाला वेरिएंट, दूसरा 2 सीट वाला वेरिएंट, और तीसरा वेरिएंट होगा बिना पायलट वाला, यानी कि अनमैन्ड। ये एक लॉयल विंगमैन की तरह काम करेगा। बाकायदा रशिया ने दोस्तों Su-75 के जो मॉडल वहां पे रखे हैं उसमें UAE, ईरान और भारत का झंडा उस पर लगाया गया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि वो इन तीनों देशों को ये फाइटर जेट बेचना चाहता है। इवन दोस्तों, रशिया तो भारत को AMC प्रोजेक्ट के ऑप्शन के तौर पर चेकमेट की पेशकश कर रहा है। दूसरी तरफ UAE को भी एक किफायती स्टेल्थ फाइटर जेट चाहिए। ईरान की बात की जाए तो पश्चिमी देशों से एयरक्राफ्ट नहीं मिल सकते, इसीलिए उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका का F-35 जैसा जो महंगा स्टेल्थ फाइटर जेट है, उसकी तुलना में चेकमेट सस्ता भी है। लेट्स सी दोस्तों, अभी तो भारत का फोकस AMC पर है, और Su-57 को लेकर भी चर्चाएं ऊपर नीचे होती रहती हैं।
इसके अलावा दोस्तों चाइना ने अपनी नेवी के लिए एक ऐसा हथियार तैयार किया है जो कि बिल्कुल एक साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ LY लेजर वेपन सिस्टम की, जिसे चाइना ने अपने दूसरे टाइप 071 जहाज पर डिप्लॉय किया है। इसके जरिए दोस्तों दुश्मन के ड्रोन्स को मार गिराया जा सकता है और साथ ही साथ पास से होने वाले हमलों को ये बहुत जल्दी रोक सकता है। और इवन दोस्तों मिसाइलों के मुकाबले इसे चलाना बहुत सस्ता पड़ता है। ये बिना आवाज के हमला करता है। चाइना ने स्टेप इसलिए भी उठाया क्योंकि उसका फोकस है दक्षिणी चीन सागर में अपने मौजूदा जहाजों को सुरक्षित रखना, ताइवान के खिलाफ अपने आप को और मजबूत करना। चाइना दुनिया को दिखाना चाहता है कि उसके पास हाईटेक लेजर टेक्नोलॉजी है। चाइना ने लगातार अपनी नौसेना को ताकतवर बनाया है। इस लेजर वेपन के आ जाने से उसकी समुद्री ताकत में एक नया और खतरनाक हथियार जुड़ गया है। वहीं DRDO ने 30 किलोवाट का एंटी ड्रोन लेजर वेपन तैयार कर लिया है और अब इस टेक्नोलॉजी को प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है ताकि वो इसे तेजी से तैयार कर सके। इसकी रेंज 5 किलोमीटर होगी, यानी कि 5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के ड्रोन्स को खत्म कर सकता है। इसकी लेजर बीम ड्रोन को सेकंडों में बर्बाद कर देगी और ये बिना आवाज के चुपचाप काम करेगा। इसे चलाने का खर्चा भी कम है और एक बार लगाओ और बार बार इस्तेमाल करो वाली इसकी स्ट्रैटेजी है। और ये पूरा सिस्टम मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी का है। प्राइवेट कंपनियां इसे डेवलप करेंगी ताकि इंडियन आर्म फोर्सेस को यह हथियार तेजी से डिलीवर हो पाए। और भारत का ये प्रोजेक्ट भारत को दुनिया के उन चुनिंदा कंट्रीज में शामिल करता है जिनके पास लेजर टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा दोस्तों भारत ने अपना पहला एडवांस टर्बो गैस जनरेटर तैयार कर लिया है और ये टर्बो गैस जनरेटर हमारी मिसाइल्स और ड्रोन्स को उड़ान भरने की ताकत देगा। और DRDO की GTRE लैब में इस इंजन को बनाया गया और अब हैदराबाद की आजाद इंजीनियरिंग कंपनी इसे बनाएगी और पहला इंजन 2026 तक आएगा। इस इंजन की कुछ खास बातें जो सामने आई है, जैसे कि 3D प्रिंटिंग से बना है और आप सब जानते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े इंजन पार्ट्स भारत में 3D प्रिंटिंग से बन रहे हैं और IIT हैदराबाद की मशीन इस तरीके के पार्ट्स बना सकती है। इसके अलावा हाई स्पीड अल्टरनेटर, इसमें एक खास अल्टरनेटर लगा है जो बहुत तेज स्पीड में बिजली बनाता है और ये इंजन हमारी MR-SAM जैसे मिसाइलों को पावर देगा। और दोस्तों भविष्य के लिए इसी टेक्नोलॉजी से आगे चलकर ड्रोन और ट्रेनर एयरक्राफ्ट के इंजन भी बनेंगे। मतलब साफ है दोस्तों, अब हमें धीरे धीरे वो समय आ रहा है जब हमें जेट इंजन के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अपने बनाए गए इंजन से ही हमारी मिसाइलें और ड्रोन और भी ताकतवर बनेंगे। इसके अलावा दोस्तों भारतीय कंपनी पारस डिफेंस को DRDO ने 71.68 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर दिया है। ये ऑर्डर दोस्तों पनडुब्बियों के लिए एडवांस ऑप्ट्रॉनिक पेरिस्कोप बनाने का है और ये पेरिस्कोप दोस्तों पनडुब्बी की आंख की तरह काम करेगा। ये पानी की सतह पर दुश्मन के जहाजों और विमानों को दूर से ही ढूंढ लेगा। पनडुब्बी को पता चल जाएगा कि कहाँ कौन सा खतरा है, वो भी बिना अपनी लोकेशन दिए। और ये टेक्नोलॉजी दोस्तों भारत में ही बन रही है, मतलब विदेशों से मंगाने की हमें जरूरत नहीं है। इससे भारतीय नौसेना की पनडुब्बियां और भी ताकतवर होंगी। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा स्टेप भी है और पारस डिफेंस जैसी कंपनियां भारत की सुरक्षा में अहम भूमिका निभा रही है। और ये ऑर्डर दोस्तों देश की सुरक्षा को मजबूत करने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही अच्छा माना जा सकता है। दोस्तों भारत के ड्रोन्स भी अब मिसाइल दाग सकते हैं और ऐसे में भारत ने सबसे हल्की और सटीक मिसाइल जिष्णु को तैयार किया है। यह मिसाइल इतनी हल्की है कि इसे ड्रोन पर लगाया जा सकता है और ये दुश्मन के रडार, उनके व्हीकल्स और ठिकानों को 1.5 किलोमीटर दूरी से नष्ट कर सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने टारगेट तक पहुंचने में सिर्फ 9 सेकंड लेती है और इसमें 2 मोड हैं। पहला, ऑपरेटर रिमोट से निशाना लगा सकता है, दूसरा ये खुद ही टारगेट ढूंढ सकती है। और इवन ट्रेडिशनल मिसाइलों से काफी हल्की है पर उन्हीं के बराबर खतरनाक भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शहरी इलाकों के लिए ये सबसे बेस्ट मानी जा सकती है, जिसकी वजह है कि ये कम जगह में सटीक निशाना लगा सकती है। जिष्णु मिसाइल भारत की बढ़ती हुई रक्षा ताकत का सबूत है और यही वजह है कि अब हमारे ड्रोन्स भी मिसाइल दागने में सक्षम हो रहे हैं। इसके अलावा रशिया ने दोस्तों एक बड़ा इतिहास रचा है। उसने अपना पहला Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट किसी विदेशी देश को बेच दिया और ये गुप्त खरीदार और कोई नहीं बल्कि अल्जीरिया है। रशिया ने उसे पहले 2 एयरक्राफ्ट भी दे दिए हैं। बात साफ हो जाती है कि ये पहली बार रशिया को 5th जनरेशन फाइटर जेट के एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला है और अल्जीरिया कम से कम 12 से 14 विमान खरीदने का उन्हें ऑर्डर दे चुका है। बाकायदा दोस्तों अल्जीरिया के पायलट पिछले 1 साल से रशिया में ट्रेनिंग भी ले रहे थे और इवन दोस्तों रशिया भारत को Su-57 में हिस्सेदारी की पेशकश कर चुका है। और अब जब ये एक्सपोर्ट हो गया है तो भारत के लिए ये एक ऑप्शन बन सकता है, लेकिन भारत का फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने AMCA प्रोजेक्ट पर है। फिलहाल तो ये डील दुनिया के डिफेंस मार्केट में एक बड़ी घटना है। रशिया ने दिखा दिया है कि वो अब अपनी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी को बेचने के लिए तैयार है। तो फिलहाल इतने देख के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।